कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो सच होती हैं। ऐसा सच जो किताबों में नहीं, तंत्र की लकीरों में छिपा होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही कहानी, एक तांत्रिक की डायरी से निकली आखिरी चीख। एक पुरानी हवेली, जली हुई मोमबत्तियां, इंसानी खोपड़ी और उस सब के बीच वो डायरी जो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है। आप इस समय सुन रहे हैं स्टोरी नाइट, जहां कहानियां नहीं, साया बोला करता है। अगर आप भी डर की इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर रात एक नई चीख होती है। तो चलिए आपको आज की कहानी की ओर ले चलते हैं। जिस दिन ये डायरी खुली, मौत ने दस्तक दी। एक पुरानी हवेली में मिली तांत्रिक की डायरी ने गांव में कहर मचा दिया। हर पन्ने के साथ एक नई मौत, एक नया रहस्य और अंतहीन डर। ये कहानी है एक ऐसी डायरी की जिसे कभी खुलना नहीं चाहिए था। बिहार के एक दूर दराज गांव में एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई रहता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं। रात के वक्त वहां से अजीब सी गंध आती थी और कभी कभी धुएं में एक परछाई दिखती थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके पास भी जाए, लेकिन एक दिन शहर से आए एक रिसर्च स्कॉलर विवेक ने उस हवेली में कदम रखा। मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, उसने गांव वालों से कहा। मैं इतिहास जानने आया हूं, डरने नहीं। गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली में घुसते ही उसे धूल और सड़े हुए मांस की बदबू आई। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खून से तांत्रिक मंत्र लिखे हों। और फिर उसे एक अलमारी मिली। अलमारी में एक जली हुई चिथड़ी सी डायरी रखी थी। ऊपर लिखा था, स्वामी अग्निहोत्री, तांत्रिक साधक, मृत्यु की साधना। जैसे ही विवेक ने डायरी का पहला पन्ना खोला, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक भारी आवाज गूंजी, जो जानता है मृत्यु का रहस्य वो जी नहीं सकता। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और विवेक अंदर कैद हो गया। विवेक ने जैसे ही डायरी का पहला पन्ना पलटा, उस पर लिखा था, आज पूर्णिमा की रात है। मैंने पहला मृतक बालक का बलि चढ़ाया है। उसकी आत्मा ने रोते हुए प्रार्थना की, परंतु मृत्यु की साधना में करुणा वर्जित है। डायरी के पन्नों से जैसे किसी की सिसकियां बाहर आ रही थीं। हवेली का तापमान अचानक गिर गया। विवेक ने डायरी पढ़नी जारी रखी। स्वाहा के बाद मैंने आत्मा को एक काले घड़े में बांध दिया है। घड़ा अब मेरी हवेली के तहखाने में है। जब ये 7 आत्माएं पूरी होंगी, तब वो आएगा। उसी वक्त विवेक को नीचे की जमीन से किसी के खिसकने की आवाज आई। उसने टॉर्च जलाया और नीचे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां जर्जर थीं, लेकिन जैसे किसी ताकत ने उसे खींचा, वो रुक नहीं सका। तहखाने में चारों ओर राख थी, जली हुई हड्डियां, और एक कोने में रखा था वो काला घड़ा। विवेक ने हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, मत छूना, वो जाग जाएगा। वो पलटा, पर कोई नहीं था। लेकिन अब हवेली के बाहर गांव में हलचल मच चुकी थी। मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा था। गांव का पुजारी, जो पिछले 5 साल से मौन व्रत में था, अचानक जोर से चिल्लाया, डायरी खुल गई है, अग्निहोत्री लौट आया है। गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। किसी ने देखा कि हवेली की छत पर कोई खड़ा है, लंबा काले वस्त्रों में, उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। वो स्वामी अग्निहोत्री था, लेकिन वो तो 100 साल पहले जलकर मर गया था ना। हवेली के बाहर गांव में हड़कंप मच गया था। स्वामी अग्निहोत्री लौट आया है, ये बात गांव के हर कोने में फैल चुकी थी, जैसे कोई छाया रातों रात हर घर में घुस आई हो। लेकिन असली डर तो हवेली के भीतर पल रहा था। विवेक अब तहखाने में फंसा था। उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी और उसके चारों ओर अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। घड़े के पास अब भी वो अजीब सी सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई सांप उसके भीतर घूम रहा हो। लेकिन यह सांप नहीं था। तभी घड़े से एक सांवली, झुलसी हुई उंगली बाहर निकली। विवेक पीछे हटा, लेकिन पीछे अब रास्ता नहीं था। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं और घड़ा अब खुद ब खुद खुलने लगा। छपाक! घड़े से निकली एक लाश की आत्मा, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और मुंह से रेत गिर रही थी। वो बोली, मैं प्रथम बलिदान हूं, मेरी मुक्ति नहीं, मेरा बदला चाहिए। विवेक ने डर के मारे डायरी को जमीन पर गिरा दिया। तभी हवेली की छत पर बिजली गिरी और उसी के साथ गांव के कुएं में से खून उबलने लगा। पुजारी, जो अब पागलों की तरह मंदिर के घंटे पीट रहा था, जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, 7 आत्माएं जाग चुकी हैं। गांव के पुराने लोग समझ गए थे, तांत्रिक की साधना पूरी हो रही है और अगर समय रहते डायरी बंद न हुई
तो अग्निहोत्री अमर होकर इस गांव को निगल जाएगा। पर अब सवाल यह था, डायरी को बंद कैसे किया जाए, क्योंकि वो अब खुद लिख रही थी। हवेली के तहखाने में अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां अब काले साए घूम रहे थे। विवेक ने जमीन से डायरी उठानी चाहिए, लेकिन वो अब हवा में तैर रही थी। उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। हर पन्ने पर किसी की चीख, किसी का नाम और एक तारीख लिखी थी। अगला पन्ना खुला। नाम रघुवीर, उम्र 38, पेशा लोहा कूटने वाला, मृत्यु गर्दन पलटकर। और उसी वक्त गांव के कोने में रहने वाले लोहार रघुवीर की झोपड़ी से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़े तो देखा रघुवीर का शरीर यूं पड़ा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन उल्टी दिशा में मोड़ दी हो, और उसकी आंखें खुली हुई थीं पर पलकें नहीं थीं। गांव वाले अब डर से कांपने लगे थे। सब समझ चुके थे, डायरी में जिसका नाम लिखा है उसकी मौत तय है। दूसरी तरफ हवेली के अंदर विवेक ने अपने चारों ओर धुंध सी महसूस की। उसमें चेहरों की शक्लें थीं, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब जलते हुए, रोते हुए और कह रहे थे, उसने हमें जलाया, वो हमें बांध लाया, अब हमें छोड़ो। तभी विवेक को महसूस हुआ उसके हाथ में कुछ उग रहा था। उसकी हथेली की त्वचा पर संस्कृत का कोई मंत्र खुद ब खुद उभर रहा था। और वो मंत्र उसी का नहीं था, वो था अग्निहोत्री का स्वस्तिक, जिसे सिर्फ वही धारण करता था जिसने मृत्यु की साधना पूरी कर ली हो। यानी अब विवेक ही तांत्रिक बनता जा रहा था। उसी पल हवेली की छत फट गई और भीतर घुसा एक और आत्मा। वो थी दुर्गा काकी की, जो 40 साल पहले इसी हवेली में गायब हुई थी। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, अगर इस डायरी को बंद करना है तो 7 बलिदानों की राख एक साथ मिलाकर चिता जलानी होगी। लेकिन क्या? विवेक चिल्लाया। दुर्गा काकी ने धीरे से जवाब दिया, उस आग में तुझे भी जलना होगा। हवेली की दीवारों पर अब खून से बने चित्र दिखने लगे थे। कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, ये चित्र किसी साधारण इंसान ने नहीं बनाए थे। विवेक ने जैसे ही अपनी हथेली पर उभरते हुए मंत्र को देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। पर तभी एक तेज हवा चली और हवेली के अंदर एक पुरानी लोहे की संदूक अपने आप खिसकती हुई सामने आ गई। संदूक का ढक्कन खुद ब खुद खुला। उसमें 7 राख की डिब्बियां रखी थीं। हर डिब्बी पर एक नाम था और एक तिथि, लेकिन एक डिब्बी खाली थी, वही अंतिम बलिदान की। विवेक समझ गया, 7 बलिदान पूरे नहीं हुए हैं, आखिरी बलिदान वो खुद है। तभी हवेली की जमीन कांपी और तहखाने की दीवार फट गई। अंदर से एक कमरा खुला जहां सिर्फ एक दिया जल रहा था, और उस दिए के पास बैठा था तांत्रिक अग्निहोत्री का कंकाल। लेकिन वो सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं और उसके मुंह से निकली गूंजती आवाज, तू आया है बलिदान देने या साधना पूरी करने। तभी हवेली के बाहर गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने देखा हवेली की छत से धुआं उठ रहा है और एक आकृति ऊपर मंडरा रही है। वो आकृति हवा में उल्टी लटकी थी, उसके हाथ खुले थे, आंखें गायब, और उसकी छाती से निकली हुई लोहे की कील में तंत्र मंत्र की माला फंसी थी। गांव का पुजारी चिल्लाया, ये वही है, तांत्रिक की पत्नी, जिसे उसने अंतिम साधना में जिंदा जलाया था। हवेली अब तंत्र का किला बन चुकी थी। अंदर दीवारें फड़फड़ाने लगी थीं, जैसे कोई अंदर से भागना चाहता हो। हर कोने से एक नाम गूंजा, विवेक, विवेक। तभी डायरी का एक पन्ना फिर पलटा और लिखा गया, अंतिम बलिदान की घड़ी आ गई है, या तो तू जल या पूरा गांव राख बनेगा। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गई थी, वो एक जीव बन चुकी थी। हर दीवार सांस ले रही थी। विवेक तहखाने में तांत्रिक के कंकाल को घूर रहा था, लेकिन उस पल उसकी नजर अचानक पीछे रखी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में 7 लोग खड़े थे, हर किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में गहरा अंधकार। नीचे लिखा था, सप्त साधक, एक ही पथ, एक ही आग। विवेक ध्यान से देखता है, उन 7 में से एक चेहरा बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था। वो चौंक गया। तांत्रिक की गूंजती आवाज फिर कमरे में गूंजी, तू नया नहीं है विवेक, तू लौट कर आया है। हवेली की छत पर जो आकृति मंडरा रही थी, वो अब धीरे धीरे जमीन की ओर उतरने लगी। उसकी लंबी केशराशि हवा में लहरा रही थी और उसकी हड्डियों से खून की बूंदें टपक रही थीं। वो थी तांत्रिक की पत्नी, मालविका। मालविका की आत्मा सीधे तहखाने के दरवाजे तक आई, और जैसे ही उसने कदम रखा, हवेली की दीवारें लाल हो गईं, मानो खून रिसने लगा हो।
विवेक की सांसें रुकने लगीं। वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बांधा जा रहा था। मालविका की आत्मा ने धीरे से कहा, वो 7 राखें उसी दिन बनी थीं जिस दिन तुमने हमें धोखा दिया था। तांत्रिक अग्निहोत्री ने तो बस तुम्हारा अधूरा पाप पूरा किया था। विवेक अब कुछ समझने लगा था। वो सिर्फ बलिदान नहीं था, वो कोई पुनर्जन्म था। और डायरी, वो थी उस पाप की गवाह जो पीढ़ियों से दोहराया जा रहा था। हर बार अलग नाम, अलग शरीर, लेकिन एक ही आत्मा। तभी हवेली की छत से एक रुद्राक्ष की माला गिरती है। विवेक उसे पकड़ता है और तभी पूरा तहखाना रोशनी से भर जाता है। पर उस रोशनी में कोई राहत नहीं थी। वो थी तांत्रिक अग्निहोत्री की आत्मा की पूरी शक्ति। और उसी पल एक नई आवाज गूंजी, डायरी अब तेरे खून से लिखेगी, या तेरा नाम या तेरी मोक्ष कथा। विवेक की आंखों के सामने अब पूरी हवेली मानो एक विशालकाय जीव बन चुकी थी जो सांसें ले रहा था। मालविका की आत्मा और तांत्रिक की कंकाली आंखें अब उसकी तरफ देख रही थीं। उनके चेहरों पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो उसे अपना समझ चुके हों। लेकिन विवेक ने खुद को झटका दिया और धीरे धीरे वह समझने लगा कि इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तुम वापस लौटे हो, मालविका की आवाज फिर से गूंजने लगी। तुमने हमें धोखा दिया था विवेक। तुमने मुझसे अपने वचन तोड़े थे। अब तुम इस पाप की सजा भुगतोगे। विवेक ने एक कदम पीछे लिया और देखा कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं, जैसे वे उसे घेरने के लिए एक विशाल जाल बना रही हों। उसके दिमाग में डर और हताशा का मिश्रण था। उस कमरे से बाहर जाने का एकमात्र तरीका था डायरी के पन्नों को पूरा करना। और तभी अचानक एक और नया पन्ना डायरी से पलट गया। नाम विवेक, उम्र 29, पेशा रिसर्च स्कॉलर, मृत्यु आत्महत्या। विवेक को यह देखकर जैसे बिजली का करंट लगा। उसका चेहरा सफेद हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। अब वह जान चुका था यह केवल कोई साधारण तांत्रिक साधना नहीं थी। यह एक अभिशाप था जो शाश्वत रूप से उस पर छाया था। उसकी सारी यात्राएं, सारी गलतियां, वह सब कुछ जो उसने कभी किया था, अब एक भयानक तरीके से उसे वापस लौटकर भुगतना था। हवेली के अंदर की हवा और भी भारी हो गई। वह कभी पीछे मुड़कर देखता तो उसे मालविका का चेहरा सामने दिखता। उसकी आंखें जलती हुई थीं, जैसे हर पल उसके अंदर से कोई आग निकल रही हो। तू वापस लौट आया है। अब तुझे इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मालविका की आवाज अब उसकी मनोस्थिति पर हावी हो रही थी। और तभी उसके हाथ में एक और पन्ना गिरा। तुमने 7 राखें एक साथ जलानी होंगी, तभी यह तंत्र खत्म होगा और तुझे मुक्ति मिलेगी। विवेक ने डायरी के पन्ने को पलटा, लेकिन उस पन्ने पर कोई भी शब्द नहीं था। बस एक गहरा काले रंग का धब्बा था, जैसे कोई खून की धार से लिपटा हो। हवेली की दीवारों पर खून की लकीरें अब और भी बढ़ने लगीं। वे दीवारों से नीचे बहने लगीं, जैसे हवेली ने खुद को अपना रक्त पीने के लिए बुलाया हो। विवेक ने देखा कि जो 7 राखें वह देख चुका था, अब एक गहरे काले धुएं में परिवर्तित हो रही थीं। वे राखें जमीन से उड़कर हवेली में फैलने लगीं। वह अब समझ गया था कि यह चक्र उसी पर खत्म होगा। लेकिन तभी हवेली के अंदर एक और ध्वनि गूंजने लगी। तू हमें रोकने नहीं आएगा विवेक, तू हमारा हिस्सा बन चुका है। हवेली की छत से एक कटा हुआ हाथ गिरा और उसी के साथ एक और आत्मा सामने आई। यह एक महिला की आत्मा थी जिसकी आंखें जल रही थीं। विवेक, यह तंत्र तुझे अंदर खींचेगा, तुम हमें रोक नहीं सकते। वही आवाज जो अब उसे हर कदम पर सुनाई दे रही थी। और अचानक हवेली के प्रत्येक कमरे से एक दरवाजा खुलने लगा। हर दरवाजे के अंदर से कोई न कोई आत्मा बाहर आ रही थी। सभी की आंखें जलती हुई थीं। अब तू कहां जाएगा विवेक? तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। विवेक की आंखों के सामने पूरी हवेली अब किसी राक्षस की तरह खड़ी थी। क्या वह बच पाएगा या इस चक्र में फंसकर तांत्रिक की तरह उसे भी अपनी आत्मा देनी पड़ेगी? हवेली के भीतर की हवा अब जैसे जीवन को निगल रही थी और हर सांस के साथ विवेक को महसूस हो रहा था कि वह अब इस जगह का हिस्सा बन चुका है। तू अब भाग नहीं सकता विवेक। मालविका की आवाज गहरी और ठंडी हो गई थी। हवेली में अब कोई उम्मीद नहीं थी। हर खिड़की के शीशे टूट चुके थे और उन टूटे शीशों में से अजीब डरावनी आकृतियां दिखने लगीं, जैसे आत्माएं जिनके चेहरे विकृत हो चुके थे। विवेक की आंखों में डर और भ्रम दोनों थे, लेकिन अब उसे यह समझ में आ गया था यह जगह उसके लिए एक परीक्षा बन चुकी थी और वह जितना संघर्ष करेगा उतना ही वह इस जगह के जाल में फंसेगा। लेकिन एक ही तरीका था, वह 7 राखों का मिलना
और फिर तंत्र का अंत करना। विवेक ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, डायरी हाथ में पकड़े हुए, और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसे मालविका की आत्मा का चेहरा हर कोने से नजर आ रहा था, मानो वह उसकी आंखों के सामने हर पल खड़ी हो। तू हमें रोकने नहीं आएगा, वह गुस्से में बोली। तू सिर्फ एक उपकरण है, एक माध्यम। तांत्रिक का अगला रूप तुम हो। हवेली के कोने से एक ध्वनि सुनाई दी, जैसे किसी पुराने लकड़ी के दरवाजे को खींचा जा रहा हो। तांत्रिक की कंकाल देह अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थी। उसकी आंखों में उस घने अंधेरे की गहरी झलक थी जो अपने असली रूप में तबाही फैलाने के लिए तैयार था। विवेक, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तांत्रिक की कंकाल से वह आवाज गूंजने लगी। विवेक को अब यह महसूस हो रहा था कि वह जिस पथ पर चल पड़ा था वह खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। तभी अचानक 7 राखों का धुआं हवेली के चारों ओर फैल गया और वे राखें धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ने लगीं। विवेक ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद को एक अंधेरी गुफा में खड़ा पाया। गुफा के अंदर दीवारों पर कुछ संकेत उकेरे गए थे। ये वही संकेत थे जो तांत्रिक और मालविका ने अपनी साधना के दौरान बनाए थे। विवेक को अब समझ में आ गया कि यह सब एक साधना का हिस्सा था और उसे इस चक्र को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान देना होगा। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी घास उगने लगी, जैसे कोई काला जादू उभर रहा हो। तुम्हारा समय आ चुका है, तांत्रिक की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसका स्वर कुछ बदल चुका था। अब यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था, जहां विवेक के मन की शक्ति ही उसकी असली परीक्षा थी। हवेली से अचानक ही गुफा में पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक संकेत था। तांत्रिक की आत्मा अब विवेक के भीतर उतरना चाहती थी। दीवारों पर बने प्रतीकों से अजीब सी भूरी रोशनी फूटने लगी। वह रोशनी न तो गर्म थी और न ही ठंडी, वह बस असहनीय थी। विवेक ने जब वह डायरी खोली तो उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। अब तांत्रिक खुद उस डायरी को लिख रहा था। तू सोचता है तू जीवित है। पन्नों पर उभरे शब्द खुद से ही जलने लगे। गुफा की जमीन कांपने लगी और राखों की 7 पुड़ियां धीरे धीरे हवा में तैरने लगीं। एक भयानक चीख गुफा की छत से गिरी। मालविका की आत्मा अपनी सबसे भयावह रूप में राखों को निगलने आई थी। उसके शरीर पर अब तांत्रिक के चिन्ह उभरे हुए थे, आंखें गहरे स्याह कुएं जैसी, जहां झांकने का मतलब था अपने होश खो देना। तेरी चेतना अब मेरी है, वह बोली, और उसी पल तांत्रिक की हड्डियां गुफा की छाया से निकलकर उसके चारों ओर घूमने लगीं। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ हर चीज को दबा रहा हो। विवेक का शरीर अब सुन्न पड़ने लगा था। उसके कानों में अब हर दिशा से तांत्रिक की हंसी गूंज रही थी। तभी एक बूंद खून की गुफा की छत से गिरकर डायरी पर गिरी और उसी के साथ ही सब कुछ थम गया। गहरा सन्नाटा। विवेक के सामने अब एक पुराना तांत्रिक मंडल उभर आया था, जमीन पर खुदा हुआ, लेकिन अब उसमें से किसी के खून की महक आ रही थी। उसी मंडल के बीचों बीच एक पुराना उलझा हुआ लट्टों वाला पुतला पड़ा था। वो पुतला सांस ले रहा था। मैं अब भी जिंदा हूं। वो तांत्रिक था। उसकी आत्मा नहीं, उसका शरीर भी यहीं था, जिंदा पर अधमरा। तेरे आने का इंतजार था, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। अब तंत्र पूरा होगा तेरे शरीर से। और तभी तांत्रिक का शरीर अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध लिया हो। उसके चारों ओर राखें घूमने लगीं और मंडल की रेखाएं जलने लगीं। विवेक को अब एक फैसला लेना था, भागे या खुद को उस मंडल में समर्पित करे, क्योंकि अगर तांत्रिक की देह ने उसके शरीर को ग्रहण कर लिया तो गांव में एक बार फिर वो तांडव मचेगा जिससे आज तक कोई जीवित नहीं लौटा, और तब हवेली फिर से खुलेगी। विवेक की आंखें मंडल की आग में अटक गई थीं। हर रेखा जैसे कोई पुराना श्राप दोहरा रही थी। जो इस वृत्त में उतरेगा वो कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। तांत्रिक का अधजला शरीर अब हवा में लटक रहा था। उसके मुंह से मरा हुआ सांप निकल रहा था और वो सांप धीरे धीरे जमीन पर गिरकर जीवित हो गया। रेंगता हुआ वो सांप सीधा विवेक की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें लाल, जैसे भस्म में जलती हुई 2 अंगीठियां। विवेक कांप उठा। डायरी उसके हाथों से छूटकर उसी मंडल के बीच जा गिरी। अब भाग नहीं सकता तू। तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज अब सिर्फ गुफा में नहीं, विवेक के दिमाग में भी गूंज रही थी, जैसे उसकी नसों के अंदर से कोई बोल रहा हो। तेरी आत्मा में वो रक्त है जिसने मुझे जलाया था। अब उसी रक्त से मैं फिर से जन्म लूंगा।
मंडल की रेखाओं से काली भांप उठने लगी और पुतले का शरीर अब सीधा हो रहा था। वो आंखें खोल चुका था, पर उन आंखों में पुतली नहीं थी, सिर्फ राख जो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। गांव की हवेली के बाहर उसी समय हवा की गति बदल गई। नीम का वह पुराना पेड़ जहां कभी मालविका को फांसी दी गई थी, अब हिलने लगा। उसकी शाखाओं पर कई परछाइयां लटक गई थीं। सबके गले कटे हुए थे, लेकिन चेहरों पर मुस्कान थी। वो गांव के पहले बलि के लोग थे। उधर गुफा में सांप अब विवेक के पैरों से लिपट चुका था, और तभी एक आवाज आई, किसी औरत की, धीमी, कांपती, पर जानी पहचानी। भाग मत, नहीं तो वो सांप निगल जाएगा। विवेक ने पीछे देखा, मालविका। लेकिन ये वही मालविका नहीं थी जो चीखती थी, ये कोई और थी। उसके होंठ सिल दिए गए थे, लेकिन वो अब भी बोल रही थी, मन के भीतर, उस मंडल में मत जाना, वहां गया तो तू खुद को भी खो देगा। पर अब देर हो चुकी थी। डायरी अपने आप खुल चुकी थी। तांत्रिक की आत्मा अब शब्दों से निकलकर धुएं का रूप ले रही थी। गुफा की दीवारें खुद ब खुद पीछे हट रही थीं, और अब उनके बीच एक नया रास्ता बन रहा था। एक खूंखार द्वार जो हवेली के तहखाने से सीधे उस गुफा को जोड़ता था, और उस द्वार पर लिखा था, जहां एक बार भीतर गया वो फिर इंसान बनकर बाहर नहीं आया। विवेक अब तांत्रिक के मंडल के ठीक सामने खड़ा था। चारों ओर हवा रुक चुकी थी। मालविका की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। उसकी आंखों में अब एक भीख जैसी शांति थी, जैसे वह चाहती हो कि अब यह सब यहीं खत्म हो जाए। तू आया है, उसी वंश का होकर जिसने मुझे जलाया था। तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह धुएं के भीतर आकार ले चुकी थी। उसके चिलचिलाते बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसकी आवाज, अब तू ही मेरा पुनर्जन्म बनेगा। लेकिन तभी विवेक ने अचानक कुछ किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसने डायरी के अंतिम पन्ने को फाड़ दिया। तू इस पन्ने में बंधा है ना, तो अब यह पन्ना भी नहीं रहेगा। उसने वो पन्ना मंडल की आग में झोंक दिया। एक भीषण चीख गुफा में गूंजी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो पड़ी हों। तांत्रिक का धुआं अब तड़पने लगा। मंडल की रेखाएं खुद ब खुद मिटने लगीं। गुफा कांप उठी। मालविका की आत्मा मुस्कुरा दी, पहली और आखिरी बार। उसकी आंखों से आंसू की जगह राख बहने लगी, और फिर वो हवा में विलीन हो गई। तांत्रिक चीखता रहा, नहीं, ये अंत नहीं हो सकता। तूने सिर्फ शरीर जलाया है, तंत्र अब भी बाकी है। लेकिन विवेक अब जान चुका था, अगर आखिरी राख की पुड़िया उसी जगह विसर्जित की जाए जहां से तांत्रिक का तंत्र शुरू हुआ था, तो चक्र हमेशा के लिए टूट सकता है। वो भागा, गुफा से निकलता हुआ, हवेली के दरवाजे को पार करता हुआ, और पहुंचा उसी पेड़ के नीचे जहां सब शुरू हुआ था। उसने वो आखिरी पुड़िया वहीं खोली। राख जमीन पर गिरते ही एक तेज आंधी चली। पेड़ की सारी शाखाएं चटकने लगीं, हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं, और हवेली ने एक आखिरी सांस लेकर खुद को निगल लिया। जमीन वहीं धंस गई। वो गुफा, वो हवेली, वो मंडल, सब कुछ उसी जमीन में समा गया जैसे कभी था ही नहीं। विवेक अब अकेला था। न उसके हाथ में डायरी थी, न आंखों में डर, सिर्फ एक स्याह सन्नाटा था, और उस पर खिलती हुई सुबह की पहली किरण। कई साल बीत गए। गांव अब भी वहीं था, लेकिन हवेली का नाम लेने की भी मनाही थी। कुछ कहते हैं वो डायरी अभी भी जमीन के भीतर गड़ी हुई है। अगर कोई दोबारा उसे जगाए तो तांत्रिक का तंत्र फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन जब तक हवेली की मिट्टी शांत है, शायद डर भी सोया रहेगा। दोस्तों, तांत्रिक की डायरी तो बंद हो गई, लेकिन उसके पन्नों में जो मंत्र था वो अब भी जिंदा है। कहते हैं जो भी इस कहानी को सुन लेता है, उसकी नींद में अजीब आवाजें गूंजती हैं। शायद आपने भी कुछ महसूस किया हो। अगर आपकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो आप वाकई हिम्मत वाले हैं। आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट, जहां डर सिर्फ सुना नहीं, जिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी में शायद आप हों। हम विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अलविदा।